हेलो बच्चों, मैं कमलेश। आज भारत की खोज से हम अध्याय 2 तलाश पढ़ेंगे। इसका सबटाइटल है भारत के अतीत की झांकी। इसको हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं भारत के भूतकाल का संक्षिप्त परिचय या दर्शन। बीते कुछ सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्तियों को कैसे खो दिया? क्या इसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज इसके पास कुछ ऐसा बसा है जिसे हम जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? इस पैराग्राफ में नेहरू जी अपने बचपन की यादों में बसा भारत और वर्तमान भारत दोनों में मध्य घटी घटनाओं की छानबीन कर विचारपूर्वक भारत की स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वो भारत जो कभी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था, आज उसकी वर्तमान स्थिति के कमज़ोर होने के कारण क्या हैं? दूसरा, भारत के पास विशाल जनसंख्या के अलावा और क्या क्या शेष बचा है? भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विषय तत्व आखिर क्या था? यहाँ नेहरू जी एक भारतीय होने के नाते नहीं, बल्कि एक बाहरी व्यक्ति की तरह अपने देश के गुण दोषों की विवेचना कर रहे हैं। वे सोचते हैं जो हमें विरासत में मिला था, क्या हम उसे संभालने में पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं? परंतु उन्होंने ऐसा नहीं पाया। इस तरीके से हम पूरी तरह से नाकाम नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति कल भी लोगों को आकर्षित करती थी और आज भी वो अपनी संस्कृति को बचाने में पूरी तरह सफल रहे हैं। तो भारत अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहा। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो की एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वह एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इनका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5000, 6000 वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? यहाँ नेहरू जी सिंधु घाटी में घूमने गए हैं और वे मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े होकर विचार कर रहे हैं। ये सभ्यता काफ़ी पुरानी, 5-6 हज़ार या शायद उससे भी ज़्यादा पुरानी है। उसके बावजूद इससे मुझे निकटता का एहसास होता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? तब उन्होंने पाया कि इसकी संस्कृति का आधार बहुत ही मजबूत है और साथ ही साथ इसने आसपास के देशों से लगातार संपर्क बनाए रखा है और उन्हें तो प्रभावित किया, साथ में खुद भी प्रभावित हुआ और कुछ आवश्यक परिवर्तन करते हुए लगातार विकासशील रहा होगा। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता
भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसके पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया है। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नित्य उत्सव, नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। इस पैराग्राफ में नेहरू जी बता रहे हैं, मध्य एशिया से आए यात्रियों ने भारत के विषय में अपनी यात्रा वर्णन डायरियों में भारत की उपलब्धियों का वर्णन किया है। भारतीय इतिहास की झलक दंत कथाओं के माध्यम से भी देखने को मिलती है। साथ ही भारत का नाम इंडस नदी के आधार पर इंडिया एवं सिंधु नदी के आधार पर हिंदुस्तान रखा गया। कई जातियां भारत में समय समय पर आती रहीं, परंतु गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी ने इतिहास की शुरुआत से ही भारत के दिल पर राज किया और वो राज आज भी कायम है। उसी तरह से इस तरह कहा जा सकता है, भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी काफ़ी वर्षों तक पुरानी रही और जिसे हम संभाले रखने में सफल हुए। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों अर्थात खंडहर को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहां का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। यहाँ नेहरू जी समय अंतराल में बनी हुई इमारतों के विषय में बात कर रहे हैं। वे खंडर हुई इमारतें जैसे अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं और आगरा की ताजमहल और दिल्ली में बनी लाल किला जैसी अनेक खूबसूरत इमारतों के विषय में बता रहे हैं। ये दोनों ही अपने अपने इतिहास की कहानी बताने में पूर्णतः सक्षम हैं। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ आज भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। गो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। इलाहाबाद और हरिद्वार के कुंभ मेले में स्नान पर्वों का वर्णन करते हुए नेहरू जी कहते हैं, इनका वर्णन चीनी यात्रियों ने भी किया था और हम उसे आज तक संभाल पाने में सफल रहे हैं। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में से ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस
अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता, उस विशेष स्थान से संबंधित चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। भारत के हर क्षेत्र को अच्छी तरह से देख लेने और घूम लेने के बाद नेहरू जी को अब ऐसा लगने लगा है जैसे वे उस पुराने बीते हुए ऐतिहासिक लोगों को अपनी मन की आंखों से देख पाने में सक्षम हैं। 2500 साल पहले बुद्ध द्वारा दिया गया प्रवचन उन्हें रिकॉर्डिंग के रूप में बार बार सुनाई देने लगा है और उन्हें महान सम्राट अशोक की महानता साफ साफ दिखाई पड़ने लगी है। इसके साथ ही वे अकबर को लोगों की समस्याओं को सुलझाते हुए देख पा रहे हैं। इस तरह भारत की 5000 वर्ष पुरानी सांस्कृतिक परंपरा को देखकर वे खुश हो जाते हैं और अपने पूर्वजों की प्रतिभा पर वे गौरवान्वित भी होते हैं। भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूर्व पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। नेहरू जी यह स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तकनीकी क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति न कर पाने की वजह से भारत का पतन और नाश हुआ, जबकि यूरोप जो पिछड़ा हुआ था उसने तकनीकी क्षेत्र में तेजी से उन्नति की और सबसे आगे निकल गया। उस समय पूरे एशिया में यही हालात थे। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। जहां कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचलकर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का हास होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता।
इस तरह का क्रमभंग नहीं हुआ और भारत में निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे, नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने के लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने का प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीत के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर्वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता हो और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। ऐसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी।